योर ऑनर कि स्मगलिंग की सजा भुगतने के बाद इन्होंने इससे भी बड़ा जुर्म करने के लिए सोचा और वो जुर्म इन्होंने किया, कत्ल यानी मर्डर। योर ऑनर, यह सच है कि मिस्टर विकास स्मगलिंग में शामिल थे, मगर इन्होंने पुलिस के सामने अपने आप को सरेंडर किया था। इन्होंने स्मगलिंग से तौबा की थी, बाद में इन्हें सजा भी हुई, लेकिन अदालत ने इनके चाल चलन को देखकर और इनके स्मगलिंग से तौबा करने के बिना पर इनकी सजा को माफ भी किया था। दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद अदालत इस नतीजे पर पहुंची है कि मुलजिम विकास को पुलिस रिमांड में रखना मुनासिब नहीं है। इसलिए यह अदालत इन्हें जुडिशनल कस्टडी में रखने का हुक्म देती है। यह अदालत पुलिस की कोताही और उसकी गलती को भी मानती है और उसे ताकीद करती है कि मुलजिम की शनाख्त 24 घंटे के अंदर अंदर कर ली जाए और उसकी रिपोर्ट अदालत में पेश की जाए। द कोर्ट इज एडजर्न्ड। घबराओ नहीं, विकास ने कोई जुर्म नहीं किया है, इसलिए उसे सजा नहीं होगी। अंकल, आपको पूरा यकीन है ना? हां बेटे, मुझे पूरा यकीन है, और यह मैं कह रहा हूं कि विकास को सजा नहीं होगी। सजा तो जरूर होगी ठाकुर साहब, जरूर होगी, वो भी मौत की सजा। मगर अफसोस तो इस बात का है ठाकुर साहब कि मुझे पुलिस रिमांड नहीं मिला, वरना ऐसी 3rd डिग्री इस्तेमाल करता उस पर कि मौत से बदतर हालत हो जाती उसकी। तुमने इस केस में जल्दबाजी से काम किया, तुम जरूरत से ज्यादा जोश में आ गए, होश से काम नहीं लिया तुमने। लेकिन ठाकुर साहब, मैंने अपनी तरफ से पूरी मेहनत की थी, मगर लगता है कि कोई हमारे काम पर नजर रखता है, जिसकी खबर उन लोगों तक पहुंच जाती है। उन लोगों से तुम्हारा मतलब? मेरा मतलब है प्रगति से। लेकिन आप फिक्र मत करें ठाकुर साहब, अगर मैंने विकास को गिरफ्तार किया है तो यह मुकदमा उसकी मौत की सजा पर ही खत्म होगा। तिवारी, एक बात समझ ले, अगर विकास को सजा नहीं हुई तो मैं तुम्हारी हालत उस धोबी के कुत्ते की तरह कर दूंगा कि ना वो घर का रहेगा ना घाट का। ये क्या कह रहे हैं ठाकुर साहब आप? मैं जो कहता हूं वो करके दिखाता हूं तिवारी। अगर हम वफादारी का इनाम देते हैं तो बेईमानी की सजा भी देते हैं। अगर हम वफादारों को सोने का निवाला खिलाते हैं तो शेर की निगाह भी रखते हैं। लेकिन ठाकुर साहब, मैं बेईमान नहीं हूं, मैं तो वफादार हूं आपका। यह भी मालूम पड़ जाएगा मुकदमे का फैसला सुनने के बाद। लेकिन ठाकुर साहब, आज अदालत में विकास की शिनाख्त होने वाली है। तिवारी, कुछ ना कुछ तो करना ही पड़ेगा, वरना ये ठाकुर तुझे जिंदा नहीं छोड़ेगा। गौर से देखना, जल्दी से देखो। जी साहब, देखत हैं। अरे क्या चश्मा साफ कर रहा है? मजिस्ट्रेट साहब आने वाले हैं, समझा नहीं? जी साहब, जी साहब। जल्दी चल। वो है क्या? वो गौर से देखो। जी साहब। वो देखो। कौन है? इंस्पेक्टर तिवारी, सर। कुछ पता चला? सर, ये है चश्मदीद गवाह माता प्रसाद, टैक्सी ड्राइवर। ये शिनाख्त कर रहा है। ठीक से देखो। अरे मेरी तरफ क्या देख रहे हो? गौर से देखो उधर। चश्मा क्या उतार रहे हो? चश्मा लगा कर देखो उसे। यही है क्या? इंस्पेक्टर तिवारी, सर। तुम बीच में इंटरफेयर मत करो। I'm sorry, सर।
नहीं साहब, ये नहीं है, ये नहीं है साहब। साहब, यही आदमी है, वो यही आदमी है। हाँ साहब। इंस्पेक्टर तिवारी। सर। माता प्रसाद, जी साहब। तुम जा सकते हो। अच्छा साहब, अच्छा, बहुत बहुत शुक्रिया, शुक्रिया साहब। सर, शनाख्त हो गई। इंस्पेक्टर तिवारी, तुम्हारा चश्मदीद गवाह नकली है। धर्मा कत्ल के केस में पुलिस की तरफ से जो गवाह नामजद किया गया था वो झूठा साबित हो चुका है, लेकिन फिर भी जाए वारदात पर मुलजिम की उंगलियों के निशान पाए गए। हालांकि ये निशान इस बात की निशानदही नहीं करते कि मुलजिम विकास ही कातिल है। लिहाजा ये अदालत मुलजिम विकास सक्सेना की जमानत की अर्जी को मंजूर करते हुए उसे 10,000 रुपए के मचलके पर छोड़ने का हुक्म देती है। मुलजिम विकास सक्सेना जमानत पर रहा किया जाता है। द कोर्ट इज एडजर्न्ड। मैंने कहा था ना आशा, सब ठीक हो जाएगा। थैंक्स अगेन सर। शुक्रिया वकील साहब, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। बस बस बस, अभी तो ये सिर्फ जमानत में रिहा है। चूंकि ये कत्ल का मामला है, इसलिए इस केस की छानबीन जाती तौर पर करनी पड़ेगी। अंकल, इस केस में मैं आपकी मदद करना चाहती हूँ, लेकिन क्या बेटे? लेकिन कुछ दिनों के लिए मुझे बाहर जाना है। तो बेशक चली जाओ, इस केस की छानबीन मैं खुद ही कर लूंगा। बस मुझे एक ऐसे आदमी की जरूरत है जो इस काम में मेरी मदद कर सके। प्रगति, तुम आओ, अंदर आओ। क्या बात है प्रगति, बहुत परेशान लग रही? परेशानियां तो साया बनकर मेरा पीछा नहीं छोड़ती। ऐसा लगता है कि परेशानियों से कभी मुझे छुटकारा नहीं मिलने वाला। ऐसा नहीं है प्रगति, जिंदगी कई हिस्सों में बटी होती है, जैसे बचपन, जवानी, बुढ़ापा। उसी तरह गम, दुख, खुशी, या यूँ समझो कि जैसे मौसम आते हैं, मौसम जाते हैं। कभी खिज़ा का मौसम, कभी बहार का मौसम। और मैं तो कहता हूँ कि ये सब ज़रूरी भी है ज़िंदगी के लिए। लेकिन मुझे बताओ, अब कौन सी नई परेशानी आई तुम्हारी ज़िंदगी में? अब कोई परेशानी मुझे नई नहीं लगती। तो फिर इसमें परेशानी की तो कोई बात ही नहीं है। वो हमारे चचा गालिब कहते हैं ना, रंज से कुगर हुआ इंसान तो मिट जाते हैं रंज, मुश्किलें इतनी पड़ी मुझ पर कि आसान हो गई। सही कहा चचा गालिब ने। अब तो परेशानी सहने की आदत सी पड़ गई है मुझे। लगता है कि आज तुम शायरी की मूड में आई हो। शायरी मैं कर रही हूँ कि तुम? शायरी मैं कर रहा हूँ। बताओ, प्रॉब्लम क्या है?
मैं बाहर जा रही हूँ कुछ दिनों के लिए। बाहर यानी? शहर से बाहर। कितने दिनों के लिए? यही कुछ 15-20 दिन के लिए। ये तो बहुत बुरी खबर सुना दी तुमने। राजेश, फैक्ट्री के सिलसिले में मुझे बाहर जाना पड़ रहा है, लेकिन मेरी गैर हाजिरी में कुछ काम है जिन्हें निपटाने के लिए मुझे एक ऐसे आदमी की ज़रूरत है जो पूरी तरह से भरोसेमंद हो। तुम्हें एक ऐसे आदमी की जरूरत है जो तुम्हारी गैर हाजिरी में तुम्हारे काम को संभाल सके, बशर्ते वो आदमी भरोसे का आदमी होना चाहिए। क्या ऐसा कोई आदमी है तुम्हारी नजर में? हाँ, एक आदमी है। क्या मैं उस खुश नसीब का नाम पूछ सकता हूँ? तुम बुरा तो नहीं मानोगे? नहीं, मैं बुरा नहीं मानूंगा। बताओ। नहीं, तुम बुरा मान जाओगे। देखो प्रगति, मैंने अपनी जिंदगी जिसके नाम कर दी है, जिसकी खुशी अब मेरी खुशी है और जिसका गम मेरा गम, वो कुछ भी कहे उसका बुरा कैसे मानूंगा? बताओ। मैं कह दूं? देखो, मेरी दिल की धड़कनें अब तेज होती जा रही हैं। टेंशन बहुत बढ़ गया है प्रगति, बताओ भी। वो तुम हो। मैं? चलो, तुमने मुझे इस लायक तो समझा। राजेश, पिछले कुछ दिनों से अदालत के बहुत चक्कर काट चुकी हूँ मैं। एक मुकदमा खत्म होता है तो दूसरा शुरू हो जाता है। अब विकास भैया का मुकदमा सामने आ गया है, लेकिन इससे पहले मुझे कुछ ऐसी हकीकतें तलाश करनी है, कुछ ऐसे सबूत इकट्ठे करने हैं जिनसे विकास भैया की बेगुनाही साबित हो सकती है। मुझे करना क्या होगा प्रगति? मैंने संजय से इस सिलसिले में बात कर ली है। वो हर तरीके से तुम्हारी मदद करने के लिए तैयार है, और अगर तुम चाहो अपने डैडी से भी मदद ले सकते हो। तो इसमें परेशानी की क्या बात है प्रगति? तुम फिक्र मत करो, मैं सब कुछ संभाल लूंगा। तुम निश्चित होकर जाओ। राजेश, होशियार रहना। ये काम करने से तुम्हारी जान को खतरा हो सकता है। मेरी जान तो तुम्हारी जान के साथ जुड़ी हुई है प्रगति। बहुत सख्त जान हूं मैं। दुश्मनों की गोली खा चुका हूं, लेकिन मुझे कुछ नहीं हुआ। हमारे दुश्मन मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकेंगे। फिर भी तुम अपना ख्याल रखना। मुझे अपना ख्याल रखने की कोई जरूरत नहीं है। क्यों? क्योंकि तुम जो हो मेरे साथ। मैं कहाँ हूँ तुम्हारे साथ? मैं तो बाहर जा रही हूँ। तुम नहीं तो क्या हुआ? तुम्हारा ख्याल तो है। क्या देख रही हो? राजेश, तुम मेरा बहुत ख्याल रखते हो। गलत। मैं सिर्फ तुम्हारा ख्याल ही नहीं रखता हूँ प्रगति, तुम्हारा ख्याल ही मेरी जिंदगी है। क्या मेरा ख्याल कभी तुम्हारी जिंदगी बन पाएगा? राजेश, मैंने अपनी जिंदगी वक्त के हाथों सौंप दी है। अब मुझे ये पता नहीं कि जिंदगी के धारे मुझे किस तरफ ले जाएंगे। प्रगति, जिंदगी के धारे कितने ही तेज, कितने ही खतरनाक क्यों ना हो, वो मुझे तुमसे कभी जुदा नहीं कर पाएंगे। मैं जब तक जीऊंगा एक नाम के साथ जीऊंगा। वो नाम है प्रगति। मैं चलती हूँ। ऑल द बेस्ट। देखो ना, प्रगति को गए हुए अभी दिन ही कितने हुए, लेकिन ऐसा लगता है जैसे मुद्दत गुजर गया उसे देखे हुए।
तुम ठीक कहती हो आशा। दरअसल प्रगति ने हम सबके दिलों में घर कर लिया है। वो हमारी नजरों से तो दूर हो सकती है, मगर दिल से कभी नहीं। तुम बैठो आशा, मैं देखता हूं। अरे वकील साहब, आइए आइए। आपने को कष्ट किया, मुझे कह दिया होता मैं आ जाता। नहीं, दरअसल प्रगति मेरे पास आई थी। वो काफी परेशान थी, उसे डर था कि कहीं उसकी गैर मौजूदगी में तफ्तीश का काम रुक न जाए। खैर, उसने ये जिम्मेदारी मेरे बेटे राजेश को सौंपी है। बहरहाल मैं तुमसे कुछ अहम सवाल पूछने आया हूं विकास। पूछिए वकील साहब। देखो विकास, तो मेरी हर बात का जवाब मुझे अपना शुभचिंतक समझकर देना। मेरा विश्वास कीजिए वकील साहब, मैं आपसे कुछ भी नहीं छिपाऊंगा। विकास, मुझे ये बताओ कि क्या धर्मा का खून तुमने किया है? नहीं वकील साहब, काश मैं धर्मा का खून कर सकता तो मुझे बहुत खुशी होती। जिस दिन धर्मा का खून हुआ, उस दिन की कोई खास घटना या कोई खास वाकया तुम्हें याद है? हाँ वकील साहब, उस दिन मैं और आशा उस बस्ती में गए थे। मैंने आशा को वहीं गाड़ी में रुकने के लिए कहा और खुद अकेला धर्मा के घर की तरफ गया था। मुझे अच्छी तरह याद है वकील साहब कि मैं धर्मा के घर की ओर पीछे के रास्ते से गया था, जिधर एक खिड़की खुलती है। शायद इसीलिए खिड़की पर मेरी उंगलियों के निशान पाए गए थे। मैंने रिवॉल्वर निकाला और जो ही धर्मा पर गोली चलाने के लिए आगे बढ़ा कि अचानक दरवाजे पर दस्तक हुई और मैं रुक गया। दस्तक सुनकर धर्मा दरवाजा खोलने के लिए आगे बढ़ा। उसके चेहरे से लगता था कि आने वाला उसकी कोई पहचान का ही आदमी है। दरवाजा खुला, तभी मैंने वहां एक रिवॉल्वर देखी। रिवॉल्वर में से 2 गोलियां निकली और धर्मा वहीं पर ढेर हो गया। और फिर ये भागते भागते मेरे पास आए और हम तेजी से वहां से भाग निकले। हाँ वकील साहब, और वहां से निकलते हुए हमने वहां एक सफेद रंग की एम्बेसडर कार देखी। कार के अंदर कौन था ये तो हम ठीक से देख नहीं पाए, क्योंकि उसका नंबर बहुत ही आसान और अनयूजुअल था, इसलिए मुझे आज तक अच्छी तरह से याद है। MAP 4567। इस कार को हम इस केस के साथ जोड़ तो नहीं सकते, क्योंकि उस वक्त वहां से कोई भी गाड़ी गुजर सकती थी। नहीं वकील साहब, दरअसल उस गली में से गाड़ियों का आना जाना मना है, और इत्तेफाक की बात है कि जिस गली में गाड़ी आकर रुकी, उसी गली में वो दरवाजा था जो धर्मा ने खोला था। अब ठीक उसी वक्त पर इस गाड़ी का वहां से गुजरना महज इत्तेफाक तो नहीं हो सकता। विकास, बड़े ताज्जुब की बात है कि तुमने 4567 नंबर कार के बारे में कुछ जानने की कोशिश नहीं की। बहरहाल मैं कार के इस पॉइंट को अदालत में जरूर इस्तेमाल करूंगा। नमस्ते अंकल। जी दो बेटे। अंकल जी, आप उस गाड़ी नंबर 4567 के बारे में क्या जानना चाहते हैं? पिंकी बेटे, बेटे आप क्या जानते हो उस गाड़ी के बारे में? पापा, वो गाड़ी मेरे एक दोस्त की है और वो उसी गाड़ी में टेनिस कोर्ट आता है। AP 4567। इस कार को हम इस केस के साथ जोड़ तो नहीं सकते, क्योंकि उस वक्त वहां से कोई भी गाड़ी गुजर सकती थी। नहीं वकील साहब, दरअसल उस गली में से गाड़ियों का आना जाना मना है, और इत्तेफाक की बात है कि जिस गली में गाड़ी आकर रुकी, उसी गली में वो दरवाजा था जो धर्मा ने खोला था। अब ठीक उसी वक्त पर इस गाड़ी का वहां से गुजरना महज इत्तेफाक तो नहीं हो सकता। विकास, बड़े ताज्जुब की बात है कि तुमने
4567 नंबर कार के बारे में कुछ जानने की कोशिश नहीं की। बहरहाल मैं कार के इस पॉइंट को अदालत में जरूर इस्तेमाल करूंगा। नमस्ते अंकल। जी दो बेटे। अंकल जी, आप उस गाड़ी नंबर 4567 के बारे में क्या जानना चाहते हैं? पिंकी बेटे, बेटे आप क्या जानते हो उस गाड़ी के बारे में? पापा, वो गाड़ी मेरे एक दोस्त की है और वो उसी गाड़ी में टेनिस कोर्ट आता है। क्या कह रही तू? तुम्हारा दोस्त? हाँ मामा, वो मेरे कॉलेज का दोस्त है, हालांकि मुझसे सीनियर है। ते, क्या तुम हमें बता सकती हो कि तुम्हारा दोस्त किसका बेटा है? मेरा मतलब है कि उसका फादर कौन है? पता नहीं अंकल, मैंने आज तक कभी पूछा ही नहीं, लेकिन एक बात मैं जरूर कह सकती हूँ कि वो किसी बहुत ही अमीर आदमी का बेटा है। लेकिन पापा, विक्रांत मेरा दोस्त बहुत ही अच्छा लड़का है। अच्छा विकास, मैं चलता हूँ। थैंक यू वकील साहब। बाय। थैंक्स। बाय अंकल। बाय बेटे। लेकिन पिंकी बेटे, भैया आपने हमें इस दोस्त के बारे में पहले कभी कुछ बताया ही नहीं। मैंने बताया ना पापा, वो मेरे साथ टेनिस खेलता है, इनफैक्ट मुझे टेनिस सिखाता भी है। एंड ही इज अ वेरी नाइस गाय। अच्छा, तो फिर अपने इस नाइस गाय से किसी दिन हमें मिलवाना। जरूर, डेफिनेटली। क्यों आशा, कुछ समझी? कुछ। तुम? हाँ भाई, मैं हूँ। क्यों, मुझे देखकर हैरत हुई तुम्हें? हैरत नहीं, खुशी हुई है। चलो, आज तो जनाब को वक्त मिल ही गया आने का। नहीं, दरअसल मुझे वकील साहब ने यहाँ बुलाया। अच्छा, तुम्हें डैडी ने बुलाया है, इसीलिए आए हैं आप। ये क्या बात हुई भला? देखिए, आपको डैडी ने बुलाया है, आप डैडी के गेस्ट हो। अच्छा। जी हाँ। अब जब डैडी तैयार होके बाहर आएंगे, आपको अंदर आने के लिए कहेंगे, चाय पूछेंगे, तब शायद मैं आपको चाय पिला ही दूंगी, क्योंकि आप तो डैडी के गेस्ट है ना। भाई मुझे माफ कर दो। तो क्या आपने मुझे झूठ बोला था? नहीं, झूठ तो नहीं बोला था, बुलाया तो उन्होंने ही है। मगर मैं अपने सर के बल दौड़ा चलाया, इसी बहाने तुमसे भी मुलाकात हो जाएगी। मुझसे भी मुलाकात हो जाएगी? ओह रूपा, मैं तुम्ही से मिलने आया हूँ। ओके? सच कह रहे हो? अच्छा, तो खाओ मेरी सर की कसम। मैं तुम्हारे सर की कसम खाकर कहता हूँ कि मैं जो कुछ कहूंगा सच कहूंगा, सच के सिवा कुछ भी नहीं कहूंगा। अब तो अंदर आने दो भाई। अरे विक्रम, तुम? नमस्ते वकील साहब। नमस्ते बेटे। बेटे कब आए? जी बस अभी आया। बेटे तुमने इन्हें चाय वाय नहीं पिलाई? जा बेटा चाय ले आओ। अब डैडी आप कह रहे तो चाय लानी ही पड़ेगी। आओ विक्रम, मजा बैठो। विक्रम, मैं तुमसे धर्मा मर्डर केस के बारे में कुछ जानना चाहता हूं। अभी तक तो हमारे पास एक क्लू है, और वो है वो कार जिसका नंबर है MAP 4567। क्या तुम मुझे ये मालूम करके बता सकते हो कि उस कार की रजिस्ट्रेशन किसके नाम है? वकील साहब, जब मैं इस केस की तफ्तीश के लिए वहां पर गया था तो मुझे वहां के लोगों ने बताया कि उन्होंने इसी नंबर की एक गाड़ी को उस गली में से निकलते हुए देखा था, जिसका रंग मेरे ख्याल से ऑफ वाइट था। मगर आपको ये कार का नंबर मिला कहां से? बस यूं समझ लो कि मिल ही गया। अरे रुको बेटी, तुम चाय लेकर आ गई? बनाओ बेटे। हाँ तो विक्रम, मैं ये कह रहा था कि मैं तुम्हारे साथ जाए वारदात पर जाना चाहता हूं। अगर तुम मेरे साथ चलो और मुझे सारा वाकया नरेट कर दो तो ये मुकदमा लड़ने में मुझे काफी मदद मिल सकती है। जी क्यों नहीं, मैं इसका इंतजाम कर दूंगा। डैडी, मैं भी चलूंगी आपके साथ जाए वारदात पर, कि ऐसी प्रैक्टिकल ट्रेनिंग तो कॉलेज में भी नहीं मिल सकती ना। जरूर चलो। क्यों विक्रम? हाँ क्यों नहीं।
इसका परमिशन मैं कर दूंगा। और हाँ वकील साहब, उस कार के मालिक का पता भी आपको मिल जाएगा। एक बार उस कार के मालिक का पता चल जाए तो बहुत सी गुत्थियां खुद ब खुद सुलझ जाएंगी। चाय ले लो। हाय पिंकी। ले। क्या बात है पिंकी? आज तुम्हारा खेल में मूड ही नहीं, क्या हो गया तुम्हें? आज किसी भी चीज में मेरा दिल नहीं लग रहा है। विक्रांत, मैं बहुत परेशान हूँ। कैसी फ्रेंड हो तुम? अपनी परेशानी अपने पास लिए बैठी हो। मुझे बताओ पिंकी, क्या बात है? विक्रांत, दरअसल मैं तुम्ही से पूछना चाहती हूँ, मैं तुम्ही से बात करना चाहती हूँ, लेकिन डर लगता है कि कहीं तुम बुरा ना मान जाओ। ओहो पिंकी, पूछो क्या पूछना है। अगर बुरी बात भी होगी तो बुरा नहीं मानूंगा। विक्रांत, तुम तो जानते हो कि मेरे पापा को कत्ल के केस में फंसाया गया है और अब वो जमानत पर है। विक्रांत, जो लॉयर्स मेरे पापा का केस लड़ रहे हैं, वो जब पापा से बात कर रहे थे तो उसमें गाड़ी के नंबर का जिक्र है। तो फिर? तुम जानते हो उस गाड़ी का नंबर क्या था? नहीं, तुम बताओगी तो पता चलेगा। उस गाड़ी का नंबर था MAP 4567। What? What nonsense? विक्रांत, मैं सच कह रही हूँ, मेरा यकीन करो। मैं वहां उन लोगों से कुछ नहीं पूछ पाई और ना ही उन्होंने मुझे कुछ बताया, लेकिन ये खबर सुनने के बाद मैं बहुत ज्यादा परेशान हो गई हूँ। पिंकी, वो कार मुझे अपने डैडी ने दी है। दुनिया जानती है ठाकुर भूपेंद्र सिंह के खानदान को। हमारे खानदान का नेकी और शराफत में कोई भी मुकाबला नहीं कर सकता। एक मिनट, तुमने क्या कहा अभी? तुम ठाकुर भूपेंद्र सिंह के बेटे हो? हाँ। तुम्हारी परेशानी क्या है? नहीं, तुमने ये बताया तो परेशानी खत्म हो गई। तो ठीक है, let's have a cup of coffee. Come on, let's have coffee. Okay. आइए वकील साहब। वकील साहब, यही है वो जगह जहां हमें धर्मा की लाश पड़ी मिली थी, और इसी जगह यानी इस खिड़की पर हमें कुछ उंगलियों के निशान मिले थे जो बाद में विकास के साबित हुए। विक्रम, अगर ये निशानात वाकई विकास की उंगलियों के निशान ही है तो जाहिर है उन्होंने विकास नहीं चलाई होगी। ये सर आप बिल्कुल ठीक कर रहे हैं, मगर फिर दूसरा सवाल पैदा होता है, अगर विकास गोली चलाता है तो धर्मा को यही कमरे के अंदर गिर जाना चाहिए था, न कि दरवाजे के पास। क्यों रूपा बेटी? हाँ डैडी, अगर गोली विकास ने चलाई है तो धर्मा को अंदर ही चीख कर गिरना चाहिए था। इस तरह। जी नहीं, यह जरूरी नहीं है कि आदमी को जहां पर गोली लगी हो वो वहीं पर गिरे। हो सकता है कि गोली लगने के बाद वो किसी की मदद मांगने के लिए दरवाजे तक आया हो। और वकील साहब,
धर्मा ने मरने से पहले दरवाजे को खोला था। ये तुम्हें कैसे मालूम? इसीलिए क्योंकि हमें दरवाजे पर से धर्मा की उंगलियों के निशान मिले। इतनी बारीकी से सोचना पड़ता है मर्डर केस। जी हाँ। दरअसल वकील साहब, केस की तफ्तीश तो मैंने की। खिड़की पर से जो उंगलियों के निशान मिले वो किसके हैं ये तो कोई भी बता नहीं सकता था, मगर तिवारी को यह कैसे मालूम हुआ कि ये उंगलियों के निशान विकास के हैं? वैसे मैं विकास को बहुत अच्छी तरह से जानता हूं। मैंने उसे एक बार ड्रग्स के केस में गिरफ्तार भी किया था और उसके उंगलियों के निशान भी लिए थे, जो कानूनी तौर पर हर मुजरिम के लिए जाते हैं। और वकील साहब, एक बात मैं और ये भी जानता हूं कि तिवारी ने उस समय फिंगरप्रिंट्स ब्यूरो को कांटेक्ट भी नहीं किया था। विक्रम, तुम्हारी बात इस केस की हर गुत्थी का जवाब है। तो सर, आप समझिए कि इस केस का कातिल कौन हो सकता है? हाँ, मैं समझ गया। तो आपके हिसाब से कौन हो सकता है कातिल? ये तो मैं तुम्हें तब बताऊंगा जब तुम मुझे ये बताओगे कि कार नंबर MAP 4567 का मालिक कौन है। हाय डैड। आओ बेटे आओ, बैठो और कहो, कैसी गुजर रही हैं छुट्टियां? सब ठीक है डैड। किसी चीज की जरूरत तो नहीं है तुम्हें? नहीं। कुछ रुपए वगैरह चाहिए हो तो? नहीं डैड। डैड, मैं आपसे एक बात पूछना चाहता हूँ। पूछो बेटे। MAP 4567 नंबर की गाड़ी आपने कब खरीदी? बेटे, ये अजीब सा बेतुका सा सवाल क्यों पूछ रहे हो? नहीं डैड, ये बेतुका सवाल नहीं है। ये सवाल मुझे बहुत परेशान कर रहा है। क्यों? मेरी फ्रेंड है पिंकी, उसके डैडी मर्डर केस में इन्वॉल्व है। इस केस में उस कार का नंबर भी शामिल है, मगर मेरी नजर में आप तो उस केस में कहीं शामिल ही नहीं है। तुम कहना क्या चाहते हो? मैं ये कहना चाहता हूं डैड कि अगर उस केस में ये नंबर शामिल है तो उसके बारे में आपको भी तो कुछ पता होगा। देखो बेटे, तुम यहाँ आए हो कुछ दिनों के लिए छुट्टियां बिताने, सो एंजॉय योर हॉलीडेज। मैं नहीं चाहता कि तुम ऐसे लोगों से दोस्ती बढ़ाओ। मेरा इशारा उस लड़की पिंकी की तरफ है जिसके खानदान के लोग क्राइम और जुर्म के साथ जुड़े हुए हैं। रहा सवाल गाड़ी का, वो तो मैंने अभी कुछ ही दिनों पहले खरीदी थी। बेटे, हमारा किसी मर्डर या मर्डरर से कोई ताल्लुक नहीं है और मैं चाहता हूं कि तुम भी उस लड़की पिंकी से दूरी रहो तो अच्छा है। नहीं डैड, पिंकी बहुत अच्छी लड़की है, उसका खानदान अच्छा है। वो अक्सर अपनी एक आंटी का जिक्र करती रहती है, उसका नाम है प्रगति। वो बहुत अच्छी औरत है डैड। मैं मानता हूं बेटे कि पिंकी एक अच्छी लड़की है, लेकिन औलाद की पहचान तो उसके खानदान से ही होती है ना। शरीफों की औलाद शरीफ और मुजरिमों की औलाद मुजरिम ही कहलाती है। नहीं डैड, पिंकी के बारे में कम से कम मैं तो ऐसा नहीं सोचता। और एक बात कहना चाहता हूं आपसे, वो ये कि औलाद माँ बाप का चुनाव नहीं कर सकते, क्योंकि ये बात उनके बस में नहीं है। लेकिन कम से कम उसे अपने दोस्तों का चुनाव करने का हक मिलना चाहिए डैड, मिलना चाहिए। हेलो, इंस्पेक्टर तिवारी दिस साइड। मैं ठाकुर भूपेंद्र सिंह बोल रहा हूं। कहिए ठाकुर साहब, कैसे याद किया? हमारे दुश्मनों तक हमारी खबरें पहुंच रही हैं और तुम्हारे हाथ में अभी तक कुछ नहीं आया। तिवारी सुनो, एक बहुत जरूरी काम है तुमसे। जी कहिए। तिवारी, जिस रोज धर्मा का कत्ल हुआ था उस रोज की डायरी में MAP 4567 की चोरी की रिपोर्ट और दूसरे दिन उसके मिलने की रिपोर्ट दर्ज करा दो। मगर ठाकुर साहब, ये कैसे हो सकता है? इसमें कौन सी मुश्किल बात है? मुश्किल मतलब एग्जैक्ट डेट में
केस कैसे दर्ज हो सकता है? तिवारी, हमने तुम्हारी सारी बैक डेट की गलतियां मुआफ करवा के तुम्हें प्रमोशन दिलवाया। अब ये काम तुम्हें करना है। कैसे करोगे ये सोचना तुम्हारा काम है। ये काम तो अब करना ही पड़ेगा। हवलदार सलाम, कहाँ चले गए थे तुम? तो विक्रम सर आए थे सर, उनके साथ धरना केस के लिए मुख्य वारदात पर गया था सर। मुकाय वारदात पर? क्यों, क्या हुआ? सर वहां पर एक वकील साहब थे और उनके साथ एक लड़की भी थी। लड़की? ओह, अच्छा ठीक है, तुम उस महीने की डायरी लेकर आओ जिस महीने में धर्मा का कत्ल हुआ था। सर मुझे रिकॉर्ड रूम में जाना पड़ेगा। तो जाओ, जल्दी लेकर आओ। ठीक है सर। कहो क्या बात है? धर्मा मर्डर केस अब मेरे हाथ में है। समझ लीजिए कि मैं उस केस का इंचार्ज हूं और आपका उस केस के साथ कोई लेना देना नहीं है। तो मेरे पास ये सबूत है कि मेरे पास जाए वारदात पर जाने की परमिशन है। अब तुम ये बोलो कि तुम्हारी प्रॉब्लम क्या है? विक्रम साहब, मेरी तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, मगर लगता है कि आप बहुत जल्द प्रॉब्लम में आने वाले हैं। क्या मतलब? विक्रम साहब, मैं आपको चेतावनी दे रहा हूं कि आप इस केस में दिलचस्पी लेने से बाज आ जाएं। और अगर बाज ना आया तो? विक्रम साहब, जो शख्स मुझे सब इंस्पेक्टर से इंस्पेक्टर बना सकता है, वो शख्स मेरा कुछ भी नहीं बिगाड़ सकता तिवारी। और तुम भी एक बात कान खोलकर सुन लो, मुजरिमों के पास दौलत होती है, ताकत होती है और कभी कभी उन्हें पोजीशंस भी मिल जाती हैं, मगर उनके पास आत्मबल नहीं होता, क्योंकि वो अपने जमीर का सौदा कर उसे बेचकर मुजरिम बन जाते हैं। तिवारी, जाकर अपने गॉडफादर से कह दो कि उसके दिन बहुत नजदीक आ गए हैं। बहुत जल्द वो इन जेल की सलाखों के पीछे होगा और अगर तुमने अपनी इस वर्दी की इज्जत नहीं की तो तुम्हारी जगह भी अपने गॉडफादर के साथ ही होगी। और सुनो, आइंदा से अगर मुझे यहां मिलने आओ तो सबसे पहले मुझे सैल्यूट करना और जाते समय भी सैल्यूट करना, बिकॉज आई एम योर सीनियर इंस्पेक्टर। और अगर तुम अपना यह फर्ज भूल गए तो मैं अपना फर्ज नहीं भूलूंगा। आई विल टेक डिसिप्लिन एक्शन अगेंस्ट यू मिस्टर तिवारी, यू अंडरस्टैंड? नाउ यू कैन गो। ओके। May I come in, sir? Come in. सर, ये कुछ पेपर्स हैं, इन्हें पढ़कर साइन कर दीजिए। पढ़ने की क्या जरूरत है? पढ़ने की तो जरूरत है। कोई गलती हो सकती है साहब। मनाली, मुझे तुम पर पूरा भरोसा है, तुम गलती कभी नहीं कर सकती। थैंक यू सर। मनाली, मैं देख रहा हूं कि तुम अब भी अपने आप को इस फर्म की एक मुलाजिमी समझती हो। वो तो मैं हूं ही सर। शायद तुम अपने आप को आईने में नहीं देखती हो। वो तो मैं हर दिन देखती हूँ। शायद देखती होगी, मगर कभी गौर से नहीं देखा होगा। कभी तुमने आईने से ये पूछा कि वो तुम्हारे बारे में क्या कहता है? मैं समझी नहीं विनोद साहब। मनाली, दरअसल
मैंने बचपन से ही एक अलग मिजाज पाया है। मैं कुदरत के कानून के खिलाफ काम करने को गुनाह समझता हूँ। ये आप क्या कह रहे हैं? हाँ मनाली, कुदरत ने तुम्हें इतना खूबसूरत, इतना हसीन बनाया है, और जब तुम काम करके थक जाती हो तो ये हसीन चेहरा मुरझा जाता है, और मैं अपने आप को गुनहगार महसूस करता हूँ कि मैं तुम पर कितना जुल्म कर रहा हूँ। विनोद साहब, मैं कहाँ इतना काम करती हूँ। मनाली, ये तुम मुझसे पूछो कि तुम कितना ज्यादा काम करती हो। तुम काम में इतनी मसरूफ हो जाती हो कि तुम्हें वक्त ही नहीं मिलता मुझसे बात करने को। ये आप क्या कह रहे हैं विनोद साहब? सच कह रहा हूँ मनाली। खैर, आज का काम तो तुमने खत्म कर लिया, अब मेरे करीब आओ। इस तरह देख रही हूँ आप कितने अच्छे हैं, मेरा कितना ख्याल रखते हैं। अब आप मेरी तरफ क्यों देख रहे हैं? पता नहीं क्यों मनाली, जब भी मैं तुम्हें देखता हूँ तो जी चाहता है कि मैं तुम्हें देखता ही चला जाऊं। तुम्हें छूने को जी करता है मनाली। विनोद साहब, मनाली, मैं तुमसे, मुझसे, मैं तुम्हें चाहने लगा हूं। मुझे? हाँ। लेकिन विनोद साहब, आप तो अमीर हो और मैं नहीं मनाली, मैं तुम्हारी जबान से ये बात कभी नहीं सुनना चाहता हूं। मैं तुम्हें जिंदगी की वो खुशी दूंगा जिसकी तमन्ना तुम्हारे दिल ने की है। मैं तुम्हारे दिल से एहसास हमेशा के लिए मिटा देना चाहता हूं कि तुम गरीब हो। आओ मेरे साथ। कहाँ? तुम्हें एक ऐसी दुनिया की सैर कराऊं जिसे देखकर तुम्हारे दिल में एक नई तमन्ना जागेगी, एक नई उमंग जागेगी। विनोद साहब। मनाली, मैं तुम्हें एक सेक्रेटरी की जगह नहीं बल्कि एक दोस्त की जगह देखना चाहता हूं। मनाली, तुम्हारे हसीन और खूबसूरत बदन को एक हसीन लिबास की जरूरत है। तुम्हारे हसीन जिस्म को गहनों की जरूरत है। आओ मनाली चले। कहाँ? मैं तुम्हें एक दुल्हन के रूप में सजा दूं। जान, चाय पियो, ठंडी हो जाएगी। बड़ी अजीब सी बात है पिंकी, इतनी देर से ये चाय हमारे सामने पड़ी है मगर पीने का होश ना तुम्हें है ना मुझे। पता नहीं विक्रांत, ये सब अचानक से क्या हो गया। अच्छे भले थे हम लोग, शायद ये सब मेरी वजह से हुआ है। नहीं पिंकी, तुमने तो बस एक सवाल किया था और इसी सवाल ने परेशान किया हम दोनों को। विक्रांत, पहले जब हम मिलते थे हमारे दिलों में कितनी उमंग थी। ऐसी उदासी हमारे चेहरों पर पहले कभी ना थी। अगर हम इस बात को भूल जाए तो? जरूर भूल जाते पिंकी, अगर इस बात का ताल्लुक मेरे डैडी या तुम्हारे डैडी से ना होता। मैंने अपने डैडी से इस कार के बारे में पूछा था लेकिन शायद उन्हें मेरा पूछना अच्छा नहीं लगा। उन्होंने सिर्फ इतना बताया कि ये कार उन्होंने कुछ दिन पहले खरीदी
मैं इस जवाब से सेटिस्फाइड नहीं हुआ। क्या तुमने नहीं पूछा अपने डैडी से इस कार के बारे में? मेरा मतलब इस कार का इस केस में क्या इन्वॉल्वमेंट है? मैंने पूछा विक्रांत अपने पापा से कि वो इस गाड़ी के बारे में क्यों जानना चाहते हैं, तो पहले तो वो चौंक गए कि मैं इस गाड़ी के बारे में कैसे जानती हूँ। उन्होंने सिर्फ इतना ही पूछा कि वो इस गाड़ी के मालिक के बारे में जानना चाहते हैं, और इसके बाद ना ही मेरी हिम्मत हुई कुछ पूछने की और ना ही उन्होंने कुछ बताया। लेकिन विक्रांत, सच बात तो यह है कि तुम्हें परेशान देखकर मैं और भी परेशान हो गई हूँ। लेकिन पिंकी, इसमें परेशान होने की क्या बात है? विक्रांत, हम दोस्त हैं, हम बहुत अच्छे दोस्त हैं एक दूसरे के, और मैं नहीं चाहती कि हमारी दोस्ती पर कोई भी आंच आए। नहीं पिंकी, नहीं, हमारी दोस्ती पर कोई आंच नहीं आ सकती। लेकिन एक बात कहूंगा कि अपने डैडी से इस कार की इंपॉर्टेंस के बारे में जरूर पूछना। फिर वही सवाल पूछूं? विक्रांत, फिर वही परेशानी होगी। नहीं पिंकी, कोई परेशानी नहीं होगी। अगर तुम नहीं पूछोगी तो ये बात फांस की तरह दिल में चुभती रहेगी। तो बेहतर यही होगा कि तुम पूछ लो। शायद तुम ठीक कह रहे हो, मैं दोबारा अपने पापा से पूछूंगी। विक्रांत, फिलहाल घर चले, काफी देर हो गई है। हाँ हाँ चलो। चाय पी लीजिए। हाँ। क्या बात है, आप कुछ परेशान से लग रहे हैं। परेशान नहीं, कुछ सोच में पड़ गया हूं। क्या सोच रहे हैं आप? यही कि विक्रांत को वापस कॉलेज भेज दूं। ये क्या कह रहे हैं आप? अभी तो उसकी छुट्टियां भी खत्म नहीं हुई। जानता हूं, फिर भी मैं उसे वापस भेजना चाहता हूं। लेकिन इसकी क्या वजह है? वजह मैं बताता हूं मम्मी। मम्मी, डैड नहीं चाहते कि मैं पिंकी से मिलूं। देखो बेटे, मैंने जो कुछ भी तुमसे कहा है जमाना देखा है मैंने। बेटे, मैं नहीं चाहता कि उन लोगों से जिनसे हमारा कोई रिश्ता नहीं, कोई ताल्लुक नहीं, खामखा उनकी वजह से हमारे बीच में कोई बहस हो। माना डैड की आपने दुनिया देखी है, मगर मैं भी अब बच्चा नहीं रहा। मैं भी अपना अच्छा बुरा समझने लगा हूं। देखो बेटे विक्रांत, इंसान को समझना बहुत मुश्किल है। अभी तुम्हें इतना तजुर्बा नहीं हुआ है। तुम्हारी ये वो उम्र है जिसमें सिर्फ जज्बात हैं, जिद है, एक झुंझलाहट सी है मिजाज में। तुम्हारी उम्र के बच्चे यही समझते हैं कि हमारे बुजुर्ग कुछ नहीं समझते, मगर बात बिल्कुल उल्टा है। बेटे, मैं तुम्हें एक बार फिर कहता हूं कि तुम उस लड़की पिंकी से नहीं मिलोगे, और बेहतर यही होगा कि तुम कॉलेज वापस लौट जाओ अपने हॉस्टल में। डैड, आप मुझे यहां से इसलिए भेज रहे हैं कि मैं पिंकी से दूर रहूंगा। लेकिन डैड, शायद आप नहीं जानते कि पिंकी मेरे साथ कॉलेज में पढ़ती है। इस तरह मुझे आप पिंकी से अलग नहीं कर सकते डैड, नहीं कर सकते। आओ पिंकी बेटे, आओ। क्या बात है बेटे, आज तो आप हमें अपने खास दोस्त से मिलवाने वाले थे। क्या बात है बेटे? पापा, हम दोनों एक अजीब सी परेशानी में घिर गए। क्या परेशानी है? पापा, मैंने विक्रांत से उस गाड़ी के बारे में पूछा तो वो नाराज हो गया कि उसके पापा का इस मर्डर केस से क्या ताल्लुक हो सकता है।
और ये सुनकर मैं भी चुप हो गई। पिंकी बेटे, लेकिन तुम्हें अभी तक ये नहीं मालूम कि विक्रांत के पापा का नाम क्या है? मैंने आपको बताया था पापा, वो ठाकुर भूपेंद्र सिंह का बेटा है और काफी नाम है उनके खानदान का। देखो पिंकी बेटे, इससे पहले तुम ये बात नहीं जानती थी कि विक्रांत के पापा का नाम क्या है, और शायद ये बात जानना तुम्हारे लिए जरूरी भी नहीं था। लेकिन अब ये जान लेने के बाद कि विक्रांत ठाकुर भूपेंद्र सिंह का बेटा है और MAP 4567 ठाकुर भूपेंद्र सिंह की ही गाड़ी का नंबर है, बेटे इसके बाद विक्रांत से मिलना ना तो तुम्हारे लिए अच्छा होगा और ना ही मेरे लिए। ये आप क्या कह रहे हैं पापा? मैं विक्रांत से क्यों ना मिलूं? पापा, विक्रांत बहुत अच्छा इंसान है, बड़ा नेक और शरीफ लड़का है वो। पिंकी बेटे, अब मैं तुम्हें कैसे समझाऊं कि ठाकुर भूपेंद्र सिंह कौन है? पापा, अगर आपकी उसके पापा के साथ कोई दुश्मनी है या एनिमिटी है नहीं तो बेटे, बात सिर्फ दुश्मनी एनिमिटी की नहीं है। दरअसल जिस वजह से मैं ये जानना चाहता था कि उस कार का मालिक कौन है, उसका ताल्लुक मेरी जिंदगी से है पिंकी। तुम तो जानती हो कि मुझ पर खून का इल्जाम है, ऐसा खून जो मैंने किया ही नहीं। दरअसल खूनी है ठाकुर भूपेंद्र सिंह। क्या? ठाकुर भूपेंद्र सिंह? हाँ बेटी, और जिस आदमी का खून ठाकुर ने किया था वो आदमी भी उसी का था। वो एक सुपारी किलर था बेटे। उसने प्रगति को मारने की सुपारी ली थी। प्रगति मेरी मुंह बोली बहन है, एक ऐसी बहन जिसके लिए मैं कुछ भी कर सकता हूं, अपनी जान तक दे सकता हूं। भगवान का लाख लाख शुक्र कि प्रगति उस हमले से बच गई। बेटे उस वक्त उस किलर की शिनाख्त हो चुकी थी, पुलिस उसकी तलाश में थी, लेकिन ऐन मौके पर ठाकुर ने उस आदमी का खून कर दिया और इल्जाम लगा मुझ पर। पिंकी बेटे, अगर ठाकुर भूपेंद्र सिंह नहीं पकड़ा गया तो मुझे उस खून के जुर्म में सजा होगी जो मैंने किया ही नहीं। तो क्या ठाकुर भूपेंद्र सिंह? हाँ बेटी, ठाकुर भूपेंद्र सिंह अंडरवर्ल्ड का आदमी है। आज नहीं तो कल कानून के हाथ उसकी गर्दन तक पहुंच ही जाएंगे। लेकिन अगर इस जुर्म में ठाकुर नहीं पकड़ा गया तो मुझे वो सजा होगी जिसका मैं हकदार नहीं हूं बेटे। पिंकी बेटे, विक्रांत तुम्हारा दोस्त है और उसके डैडी एक खूनी, और उस खून का इल्जाम तुम्हारे पापा पर है बेटे। अब इन हालात में तुम्हारा विक्रम से मिलना, उससे दोस्ती रखना एक ऐसा सवाल है बेटे जिसका जवाब तुम खुद ही दे सकती हो। पापा, मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहूंगी। पूछो बेटे। क्या बाप के गुनाहों की सजा उसके औलाद को दी जा सकती है? तुम किस बाप की बात कर रही हो? पापा, मैं उस बाप की बात कर रही हूँ जो गुनहगार है, मुजरिम है। दीदी, अरे विक्रांत, आप बैठ। मैं ज्यादा देर रुकूंगा नहीं दीदी, मुझे फौरन वापस जाना है। अरे बैठ तो सही, इतने दिनों के बाद आया है, थोड़ी देर रुकेगा नहीं अपनी दीदी के पास? इतनी मुद्दत हो गई है तुझे देखे, यहाँ रह, थोड़ी सैर तफरी कर,
थोड़ी खातिर वातिर कर लूं तेरी, फिर चले जाना। अभी तो कॉलेज बंद है ना। यही तो मुश्किल है दीदी, डैडी मुझे वापस भेजना चाहते हैं। वापस भेजना चाहते हैं? कॉलेज खुलने से पहले ही? हाँ दीदी। क्यों? दीदी, एक मेरी फ्रेंड है पिंकी, वो मुझे बहुत अच्छी लगती है। अब ये दूसरी बात है कि वो हमारी तरह अमीर नहीं है, उसके पास हवेली और कोठी नहीं है,